दिवस एक ऐसा दिन जब हम महिलाओं के हक और उनके दुनिया के सामने जो उनके संकट आते हैं उसको लेकर के बातचीत करते हैं। आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और हमारे साथ एक महिलाओं को लेकर, महिलाओं की जो दिक्कतें होती हैं, बालिकाओं की जो दिक्कतें होती हैं उनको लेकर काम करने वाली ममता श्रीवास्तव जी हैं। हम बाकी चीज़ें इन्हीं से जानेंगे कि मैम अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और विगत 37 ईयर्स से मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। एक इंस्टीट्यूशन में प्रधानाचार्य हूँ और समाज के प्रति हमारे बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। समाज में हर व्यक्ति का स्तर एक जैसा नहीं होता है। और रही बात समाज सेवा की, तो समाज सेवा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, लेकिन हम अपने स्तर पे लोगों की मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, जितना हो सके वो हम कर सकते हैं और वही मैं करने की कोशिश करती हूँ। आज महिला दिवस है जी, और इसी विषय को लेकर के हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं जी। तो महिला दिवस की ज़रूरत आज कितनी है, इसके बारे में बताइए। महिला दिवस किसी एक दिन पे वैसे तो डिपेंड नहीं करता है। मेरा मानना है कि महिला दिवस हर दिन माना जा सकता है। महिला का दिन तो हर दिन होता है। महिला तो माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में है, हर रूप में महिला है, तो उसका दिन तो हर दिन सुबह से लेकर शाम तक शुरू होता है, तो किसी एक दिन में नहीं माप सकते। लेकिन हाँ, ये दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि हम उनको जागरूक कर सकें, उन्हें बता सकें, उनके सशक्तिकरण के बारे में उनको बता सकें। तो महिला तो जागरूक होना चाहिए। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के, महिलाओं के हक को लेकर आप पिछले लगभग 37-38 सालों से समाज में सक्रिय हैं, तो पहले की स्थिति और अब की स्थिति में कितना परिवर्तन देखती है? बहुत परिवर्तन है। पहले की स्थिति में जो शिक्षा का क्षेत्र था वो केवल पुरुषों के लिए था, बॉयज़ के लिए था। लड़कियों की संख्या, मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ तो मैंने ये पाया कि पहले गर्ल्स की संख्या बहुत कम हुआ करती थी क्लासेस में, लेकिन आज बढ़ गई है, आज उनकी संख्या बढ़ गई है, जो ये बताता है कि पेरेंट्स जागरूक हुए हैं। वो लड़कियों को सरकारी स्कूल में डाल देते थे और लड़कों को हम जैसे पब्लिक स्कूलों में डाल देते थे, लेकिन ये जो उनकी सोच है वो बहुत काफ़ी हद तक कम हुई है और आज लड़कियां पढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं। पर परेशानियां तो आज भी हैं उनके साथ, जो लगातार लगी हुई हैं। और आपने परेशानियों की बात की, हम उस पर आने भी वाले थे जी। तो क्या क्या परेशानियां आपके सामने आती हैं जिनको लेकर के आप समाज में जाती हैं और उनकी मदद करती हैं? हम अपने आसपास देखें तो हमारे आसपास ही बहुत कुछ मिल जाता है, हमें बहुत दूर समाज में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है कि हर महिला अगर वो कुछ कर सकती है तो वो अपने घर के आसपास, अपने नाते रिश्तेदारों में, अपने जहाँ पे वर्क करती है वहाँ अगर देखें तो उसे बहुत सारी परेशानियाँ मिलेंगी, और अगर हम उन्हीं को दूर कर दें तो समाज की हम बहुत बड़ी सहायता कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब मैंने पढ़ाई की उस समय भी मैंने देखा लड़कियों की स्थिति, बहुत सारी फैमिली ऐसी थी जिनके घर में लड़कियों की स्थिति बहुत ख़राब होती थी। छोटी उम्र में शादी कर देना, पढ़ाना सिर्फ इसलिए ग्रेजुएट कराना कि ग्रेजुएट करते ही उनकी शादी कर दी जाएगी। मेरे पेरेंट्स इस सोच से थोड़े अलग थे, तो मैंने पढ़ाई की, जॉब किया, लेकिन ये समस्याएं जॉब में आई तब भी ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पर भी महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब थी। जहाँ कुछ लोग संपन्न, खुश और सुखी थे, तो कुछ ऐसे भी थे जो शादी ना करके भी परेशान थे और शादी के बाद भी बहुत परेशान थे। तो महिलाओं को ये देख के हमें लगा कि इनके प्रति कुछ करना चाहिए। तो मैं समाज में बहुत किसी एनजीओ को ज्वाइन नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं खुद एक शिक्षिका हूँ, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। तो बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ मैंने ये बीड़ा उठाया कि ऐसे लोगों के भी मन में उनके प्रति जागरूकता जागृत करूँ कि वो क्या कर सकती हैं। वो सबल है, वो असहाय और अबला नहीं है, वो सबल है। तो उनकी सोच को बदलने के लिए मैंने समय समय पर उन्हें आर्थिक, मानसिक जो भी हेल्प कर सकती थी वो किया और आज भी कर रही हूँ। आपने कहा कि जब आप पढ़ाई के दौरान थी उसी समय आपने तय कर लिया और देखा समाज सेवा बिल्कुल। आपने एक बड़ा त्याग भी किया, आपने शादी भी नहीं की, हाँ, ये समाज सेवा के लिए। तो क्या क्या घटनाक्रम था? शादी ना करने का कोई घटनाक्रम नहीं। हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की, ये कोई मतलब ऐसा नहीं था। बस उद्देश्य था, मेरे जीवन का लक्ष्य था कि केवल एक फैमिली को लेके नहीं चलना है, मुझे पूरे समाज को लेके चलना है। तो बस मैंने शादी का इरादा बचपन से ही त्याग दिया था। यही सोचा था कि समाज को लेके चलूँगी
और शायद इसीलिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में आई, क्योंकि यहाँ से बहुत पारदर्शिता थी और मैं देख सकती थी कि मुझे क्या करना है। मेरा एम सामने था और इसीलिए फिर मैंने लड़कियों को, महिलाओं को, बहुत सारे हम लोग के सामने ऐसे बच्चे आते हैं जिनके घर में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। बहन भाई में बहुत फ़र्क है, बेटे को बहुत तवज्जो दिया जाता है और बेटियों को नहीं दिया जाता है। तो उन पेरेंट्स को भी बैठा के हम लोगों ने बात की, उनकी मानसिकता को दूर किया, उन लड़कियों को भी किया। कच्ची उम्र की लड़कियां हम जहाँ पे हैं, बहुत सी ऐसे मिलते हैं जहाँ पे लड़कियां बहुत कम उम्र में उनको अच्छा ज्ञान नहीं दिया जाता है। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा ये है कि हम लड़कियों से दुराव छुपाव करते हैं और जिसकी वजह से उनका दिमाग भटक जाता है और फिर वो गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसे ही एक केस था बहुत पहले हम लोग के मतलब कि निकटतम जानकारी में कि बहुत ही कम उम्र की एक लड़की ने अपनी इच्छा से माता पिता के विरुद्ध जाके शादी कर ली और शादी के बाद उसके परिवार वाले उसके खिलाफ हो गए। जब उसके परिवार वाले उसके खिलाफ हो गए तो उन्होंने उसके पति को ही जेल में बंद करवा दिया किसी आरोप में। अब वो लड़की परेशान, तो हम लोगों ने काफ़ी हेल्प की उसकी, अपने बच्चों के द्वारा जैसे कर सकते थे वैसे वहाँ पे जाके कोर्ट कचहरी तक में किया। मैं नहीं गई लेकिन मतलब हेल्प किया और वो लड़की आज सुखी संपन्न अपने पैरों पे खड़ी है। आपने कहा, जिक्र किया कि लड़के और लड़कियों में अंतर, तो जब आपने 37-38 सालों पहले जब ये बीड़ा उठाया होगा उस समय के हालात तो और अलग रहे होंगे, बहुत और कठिन रहे होंगे। तो जब आपने अपने परिवार में या अगल बगल लोग जाने कि अब इनको तो समाज सेवा करना है और शादी वादी करना नहीं है, तो इसको लेकर लोग तरह तरह की बातें भी तो की होंगे। बहुत तरह तरह की बातें हुई कि क्यों नहीं की, लेकिन सबसे इसमें हमारा जो प्लस पॉइंट ये था कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में थी, तो यहाँ पे सम्मान बहुत है। शिक्षित मतलब शिक्षक होना अपने आप में एक सम्मान था, तो उसकी वजह से, और जहाँ मैं वर्क करती थी जिस स्कूल में, उसी के मेरे घर के आसपास ही वो स्कूल था, उसकी वजह से वो पूरा जो समाज था वो सम्मान देता था। और फिर मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। और मैं हर लड़की से कहना चाहूँगी कि अगर हमारा उद्देश्य सही है और हम सही ढंग से वर्क कर रहे हैं तो हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं। समाज क्या करता है, समाज क्या कर लेगा, हम ही से आपसे समाज है। हम अगर समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं और हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसमें शादी अड़ंगा नहीं आना चाहिए। ये बात कह रही हैं आप। तो जो बच्चे या बालिकाएं, लड़कियां जिनकी आप मदद करती हैं जी, वो उनकी सूचना, क्योंकि आप तो किसी NGO इत्यादि से जुड़ी नहीं है, स्वयं से आप उनकी मदद करती हैं, तो वो कैसे आपको जानकारी मिलती है, फिर आप कैसे मदद करती हैं उनकी? हमने कहा ना आपसे कि हम जब बहुत दूर ना जाएं, हम अपने घर के आसपास के लोगों को छोड़ दें। आप एक उदाहरण लीजिए कि आपके घर में रहने वाली, आपके घर में काम करने वाली मेड है, उसकी स्थिति दयनीय है, उसको तो रोज हम जो समाज सेवा कर रहे हैं उन्हीं के लिए हम कहेंगे कि उसको तो रोज वो प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाके NGO और लोगों में समाज सेवा कर रहे हैं, वो समाज सेवा नहीं होती है। अगर आपके घर में कोई है और आपको जानकारी दे रहा है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो हमें उसे दूर करना है। फिर चाहे वो आपके घर में काम करने वाली हो या जब जिस इंस्टीट्यूशन में हम हैं वहाँ के टीचर्स हों या बच्चे हों जिनके जानकारी हमें पेरेंट्स से मिल जाती है। और आप तो जानते ही आजकल ऐसी अफवाहें और जानकारी पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। गलत बातों की जानकारी और किसी के दुखों की जानकारी तो तुरंत आ जाती है। तो मैम एक सवाल और है हमारा कि आप NGO से नहीं जुड़ी हैं, नहीं, तो आप आर्थिक मदद भी करती हैं, पुस्तकें, फीस, बच्चों को पढ़ाने का काम, ये सब इसमें हमारा जो इंस्टीट्यूशन है और मैनेजमेंट है वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि कोरोना काल में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके फादर एक्सपायर हो गए, मदर भी एक्सपायर हो गई, या बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनको आय का साधन नहीं था। और उस समय विकट स्थिति ये थी कि जिस पूरे लखनऊ, क्या पूरे देश में जो स्कूल थे उनमें लोगों के पास वर्क नहीं था, तो उन्होंने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया। तो ऐसे लोगों की हम लोगों ने मदद की। उन बच्चों की जो हमारे मैनेजमेंट है उन्होंने उनकी फ़ीस एक्सक्यूज़ की, हम लोगों ने भी अपनी तरफ से उनको हेल्प की, आर्थिक सहायता दी, पुस्तकें दी। और मैं तो कुछ बच्चों को जैसे उनके पास नहीं है ट्यूशन पढ़ने हैं उसके, तो उन्हें मैं खुद भी पढ़ा देती हूँ। खुद भी पढ़ा देती? जो आर्थिक सहयोग करती हैं तो वो मैं अपना अपना सहयोग करती हूँ। अपना सहयोग करती हूँ मैं अपना, उससे मुझे किसी से लेना, किसी से कोई हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती जी। जो आय मेरी होती है मैं उसी का एक हिस्सा लगा देती हूँ। ठीक है मैम, बहुत। तो आगे जो आप संदेश देना चाहेंगे, आजकल जो माहौल है और जो परिवर्तन हो रहे हैं समाज में, उसको लेकर अगर आप महिलाओं, लड़कियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी हर महिला से
कि वो अपने आप को कमज़ोर ना समझे। अगर शोषण करना अपराध है तो शोषित होना भी बहुत बड़ा अपराध है। तो हमें अपना शोषण नहीं कराना है, हमें अपने हक के लिए लड़ना है। और ये तभी सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का है। हम शिक्षित होंगे तभी हमारी सोच बड़ी होगी, तभी हम सोच पाएंगे और तभी हम बड़ा कर पाएंगे। तो आप हेल्प के लिए आप अपने आसपास या जो भी आपको पता है, आप बहुत मजबूर हैं, आपके हस्बैंड से आप परेशान हैं, आप अपनी ससुराल से परेशान हैं, या आपकी बहुत सारी फैमिली ऐसी है जिसमें लड़कियां अपने माँ बाप से भी परेशान हैं, तो ऐसे आप उन लोगों से हेल्प ले सकते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग हैं या और भी बहुत से लोग हैं जो सहायता करते हैं। किसी NGO से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो और फिर खुद पे सबल बनिए, खुद के लिए लड़िए। खुद के लिए जब तक नहीं लड़ेंगे, समाज से डरेंगे, तब तक अपना कल्याण तो कभी भी नहीं हो पाएगा। तो हर नारी को सशक्त होना चाहिए, सबल होना चाहिए। हर नारी को सशक्त होना चाहिए, सबल होना चाहिए, ये कहना है ममता श्रीवास्तव जी का, जिनसे हमने अभी बातचीत की। ये पिछले 37-38 सालों से समाज सेवा में सक्रिय हैं, जो महिलाओं और बालिकाओं के जो भी उनके हक और अधिकार की लड़ाई होती है उसको लड़ती हैं। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।